हेलो फाइटर्स एंड वेलकम बैक टू द चैनल। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम चलिए हम डिस्कस करते हैं पॉलिटी के 5 MCQs। और जो पहला क्वेश्चन है वो पूछा गया है, कुछ स्टेटमेंट हैं और हमें इसमें से सही स्टेटमेंट जो है वो बतानी है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट कहती है क्या, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में पार्लियामेंट को ये पावर है कि वो सिटीजनशिप से रिलेटेड कोई भी लॉ जो है प्रोवाइड कर सकती है। सेकेंड स्टेटमेंट कहा गया है, इंडिया में केवल वही प्रेसिडेंट के ऑफिस के लिए एलिजिबल है जो कि इंडिया में सिटीजन हो केवल बाय बर्थ। लास्ट स्टेटमेंट कहता है क्या, जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो बताता है कि कुछ कल्चरल और एजुकेशनल राइट्स हैं जो केवल इंडियन सिटीजन्स को ही मिले हैं, जबकि और ये डिनाई कर दिए गए हैं एलियंस के लिए। तो स्टेटमेंट्स हमारे पास हैं 1 ओनली, 1 2, 1 3 या फिर 1 2 एंड 3। सही ऑप्शन पता है, सही आंसर पता है तो वीडियो को करनी है पॉज और कमेंट सेक्शन में आपको अपना करेक्ट आंसर बताना है। और जिनका भी 15 डेज तक करेक्ट आंसर रहेगा, आई विल ट्राई कि उनका नाम और उनकी फ़ोटो मैं इस चैनल पे पब्लिश करूँ। तो रेगुलरिटी बनाए रखिएगा। तो चलिए फिर अब देखते हैं। तो सारे के सारे ऑप्शन आपके सामने हैं, अब हम डिस्कस करते हैं इसका सही आंसर। स्टेटमेंट जो 1 है इसमें कहीं से कोई भी हमें प्रॉब्लम नहीं लग रही है, तो स्टेटमेंट 1 को हम अभी के लिए सही कंसिडर किए ले रहे हैं। अगर स्टेटमेंट 1 को हम सही मानते हैं तो हमारे चारों ऑप्शन जो है वो सही होने चाहिए। अब आते हैं स्टेटमेंट 2 की तरफ। क्या ऐसा मतलब कहा गया है क्या, प्रेसिडेंट के ऑफिस के लिए वही एलिजिबल होगा जो कि सिटीजन होगा बाय बर्थ इंडिया का। ऐसी कंडीशन हमारे इंडिया में नहीं है। तो अगर हम ये स्टेटमेंट कट कर देते हैं तो स्टेटमेंट बी और डी कट हो जाएगी, स्टेटमेंट बचेगी 1 और सी, आई मीन ए और सी। ए और सी में दोनों में 1 स्टेटमेंट तो कॉमन है, मतलब जो 1 स्टेटमेंट हम डाउटफुल थे कि सही है या नहीं, तो 1 स्टेटमेंट तो 100% सही है। अब जो थर्ड स्टेटमेंट है वो पढ़ लेते हैं। तो जी हाँ, ये बात बिल्कुल सही है। कुछ ऐसे राइट्स हैं कल्चर और एजुकेशनल जो कि सिर्फ इंडियन सिटीजन्स को ही मिलता है, वो क्या बोलते हैं एलियंस के लिए डिनाई कर दिए जाते हैं। तो इस तरह से स्टेटमेंट 1 और 3 सही है, तो ऑप्शन सी सही है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अब हम। इसमें कहा गया है जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो डील करता है सिटीजनशिप से, आर्टिकल नंबर 5 to 11, और एक इसके अंदर आता है पार्ट 2 के अंदर आता है। ये एम्पावर करता है पार्लियामेंट को कि वो लॉ को इनेक्ट कर सकता है सिटीजनशिप के मैटर में। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। तो जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सॉरी नीचे रहेगा क्वेश्चन, तो ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। फिर से कुछ स्टेटमेंट्स हमें गिवन है और हमें उन स्टेटमेंट्स को देखना है, लेकिन ये देख क्यों नहीं रहा है। आगे और भी कुछ दिया हुआ है, अच्छा आगे और भी कुछ दिया हुआ है। ठीक है, कौन कौन से चीज़ें हैं जो हमारे इंडियन सिटीजन्स को एज अ प्रिविलेज मिली हुई हैं वो भी देख लेते हैं, और डिनाई की गई हैं एलियंस के लिए। देखते हैं कौन कौन सा है। राइट अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन, जो कि किसी ग्राउंड पर होना चाहिए, रिलीजन, रेस, सेक्स, कास्ट या फिर प्लेस ऑफ बर्थ, मतलब आर्टिकल 15 जो है वो इंडियन सिटीजन्स को मिलता है लेकिन एलियंस के लिए ये डिनाई किया गया है। राइट टू इक्वल अपॉर्चुनिटी इन मैटर ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, मतलब आर्टिकल 16। ठीक है जी। राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, असेंबली, एसोसिएशन, मूवमेंट, रेसिडेंस एंड प्रोफेशन, आर्टिकल 19। और ये आर्टिकल 29, 30, और इसके साथ साथ जो इलेक्शन किसके लोकसभा और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में जो वोट का राइट होता है वो भी एलियंस को नहीं मिलता है। और साथ ही साथ जो आपका किसी पार्लियामेंट या फिर स्टेट लेजिस्लेचर में मेंबरशिप की जो बात होती है उसके लिए भी केवल और केवल इंडियन सिटीजन्स ही अलाउ हैं। तो इस तरह से कौन कौन से राइट्स हैं जो इंडियन सिटीजन्स के लिए हैं और जो डिनाई किए गए हैं किसी एलियन के लिए, वो इसमें मेंशन है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अभी और बड़ा है तो अच्छा ये भी डिस्कस कर ही लेते हैं हम। ठीक है जी। अब क्या है, कुछ सर्टेन ऑफिस जिनको होल्ड करने के लिए कुछ एलिजिबिलिटी है, जैसे कि क्या, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट, गवर्नर ऑफ स्टेट, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया और एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट। ये सब भी केवल इंडियन सिटीजन ही जो है कर सकते हैं। और इसके साथ जो नेक्स्ट क्वेश्चन में है, आई मीन जो नेक्स्ट का स्टेटमेंट है वो है क्या, इंडिया में, ठीक है, जो बोथ, चाहे वो बाय बर्थ सिटीजन हो चाहे वो नेचुरलाइजेशन के थ्रू सिटीजन बना हो, वो दोनों के दोनों ही एलिजिबल हैं कि वो प्रेसिडेंट के इलेक्शन के लिए खड़े हो सकें। लेकिन यूएसए में केवल ऐसा है कि अगर आप बाय बर्थ सिटीजन हो यूएसए के
तभी आप प्रेसिडेंट के इलेक्शन के लिए खड़े हो सकते हो, बाकी आप नहीं खड़े हो सकते हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में फिर से हमारे पास स्टेटमेंट्स गिवन है और हमें सही स्टेटमेंट को पहचानना है, सही स्टेटमेंट ना सॉरी इनकरेक्ट स्टेटमेंट को पहचानना है। तो पहले स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं अब हम वन बाय वन। तो जो फर्स्ट स्टेटमेंट है वो कह रही है क्या, जो चिल्ड्रन होते हैं किसी फॉरेन डिप्लोमेट्स के, ठीक है, और वो पोस्टेड हो इंडिया में, क्या वो इंडियन सिटीजनशिप को एक्वायर कर लेते हैं बाय बर्थ। मतलब पहले स्टेटमेंट ये कही गई है कि अगर किसी फॉरेन डिप्लोमेट्स के बच्चे हैं और फॉरेन डिप्लोमेट्स जो है वो इंडिया में पोस्टेड है, तो क्या वो ऑलरेडी बाय बर्थ इंडियन सिटीजनशिप ले लेंगे। नेक्स्ट स्टेटमेंट कही गई है, एक पर्सन जो है अगर वो इंडियन ओरिजिन का है, ठीक है, या फिर उसके पेरेंट्स या फिर दोनों में से कोई एक पेरेंट्स जो है इंडिया में मतलब अनडिवाइडेड इंडिया में बॉर्न हुए हैं, ठीक है जी, जो कि इंडिया का पार्ट कब बनी 26 जनवरी 1950 के बाद, तब भी वो यहाँ का सिटीजनशिप जो है वो हो सकता है। लास्ट स्टेटमेंट कही गई है क्या, कि किसी भी पर्सन को सिटीजनशिप एक्वायर करने के लिए मस्ट है कि वो ओथ ले, ठीक है, किसके सामने, वो भी किसी रजिस्टर्ड ओथ ले किसकी, एलिजियंस की, ठीक है, कि वो सिटीजनशिप ऑफ इंडिया सिटीजन होना चाहता है इंडिया का, ठीक है, तब उसको लेनी पड़ेगी ये ओथ। अब इनमें से कौन सी स्टेटमेंट गलत है आपको ये बतानी है। स्टेटमेंट फिर से देख लीजिए आप, और ऑप्शंस क्या हैं, 1 2 2 3 1 3 और 3 ओनली। चलिए वन बाय वन स्टेटमेंट देखना शुरू करते हैं। तो जो पहले स्टेटमेंट है, पहले स्टेटमेंट में ही लो जाए भाई। देखो अगर कोई फॉरेन डिप्लोमेट है और उसके बच्चे हैं और जब उसी मतलब अगर इंडिया में वो पोस्टेड है और वहाँ पे उसके बच्चे होते हैं, तो बाय बर्थ उनको इंडियन सिटीजनशिप नहीं मिलेगी। दे हैव टू रजिस्टर देमसेल्फ, ठीक है, और 18 साल के होने के बाद उनको जो है मिल सकती है सिटीजनशिप, ठीक है जी। तो पहला स्टेटमेंट अगर हम काट दें तो हमारे पास ऑप्शन बचता है बी और डी। अब बी और डी में सॉरी हमें सही स्टेटमेंट बताना था, आई मीन इनकरेक्ट। तो स्टेटमेंट 1 अगर इनकरेक्ट है तो या तो ए सही होगा या तो सी सही होगा, ठीक है जी। अब ऑप्शन 2 देखते हैं। ऑप्शन 2 जो है ये भी गलत है, ठीक है जी, लेकिन ऑप्शन जो आई एम सॉरी क्या बोल रही हूँ मैं, ऑप्शन 2 जो है सही है, ऑप्शन 3 जो है वो गलत है। अगर ऑप्शन 3 जो है गलत होगा तो मतलब ये ऑप्शन में सही होगा, तो इसलिए ऑप्शन नंबर सी जो है वो सही, उल्टा हो गया, सॉरी ऑप्शन नंबर सी नहीं, ऑप्शन नंबर ए जो है वो सही, मतलब जो थर्ड स्टेटमेंट है बहुत कन्फ्यूजन होता है। देखो जो इसमें स्टेटमेंट इनकरेक्ट होगी वो ऑप्शन में सही होगा, तो ऑप्शन थर्ड जो है वो सही है। तो इस केस में ऑप्शन जो बी है, आई मीन स्टेटमेंट 3 सही है, तो ऑप्शन बी जो है वो सही हो जाएगा। हाँ ऑप्शन ए सही हो जाएगा, ठीक है जी। तो 1 और 2 जो है चूँकि स्टेटमेंट गलत है इसलिए ये सही है। आगे बढ़ते हैं, बहुत कन्फ्यूज़न है इस सब में। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट है में किसी एप्लीकेशन पे या फिर ग्रांट कर सकती है सर्टिफिकेट ऑफ नेचुरलाइजेशन किसी पर्सन को, अगर वो प्रोसेस करता है इनमें से कौन सी क्वालिफिकेशंस को, ठीक है जी। और स्टेटमेंट्स कौन कौन सी या फिर कौन कौन सी क्वालिफिकेशंस है, अगर वो अच्छे कैरेक्टर का इंसान हो, या फिर उसके पास एडवोकेट नॉलेज हो कि उन लैंग्वेजेस की जो कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है, मतलब 8 शेड्यूल में से लैंग्वेजेस में से, या फिर वो एक तरह के उसके पास कोई डिस्टिंग्विश सर्विसेज हों जैसे कि साइंस, फिलॉसफी, आर्ट, लिटरेचर, वर्ल्ड पीस और ह्यूमनिस्ट प्रोग्रेस की। तो सही आप अभी इसमें देखते हैं, ऑप्शन ये है आपके सामने, स्टेटमेंट हमने देख ली हैं। तो सही ऑप्शन पता है तो वीडियो करनी है पॉज और सही आंसर देना है, और हम डिस्कस करते हैं इसका सही आंसर। तो इसके सारे ऑप्शन बिल्कुल सही हैं, ठीक है जी। अब कब कब ले सकता है, मतलब कब कब उसको ग्रांट हो सकता है सर्टिफिकेट ऑफ नेचुरलाइजेशन, ये सब कुछ कंडीशंस दी हैं, और मोर देन सब कुछ एक जैसा ही है, ठीक है जी। आप पढ़ोगे तो समझ में आ जाएगा, इसमें कुछ ऐसा एक्सप्लेन करने लायक नहीं है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम। ये है सेकेंड लास्ट स्टेटमेंट, और इसमें पूछा गया है क्या, नॉट लगा है, ध्यान रखना आप, पहले ही यहाँ पे नॉट लगा हुआ है, ठीक है। इनमें से कौन सा फेडरल फीचर नहीं है हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का। पहला स्टेटमेंट कहता है कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो रिटन है लेकिन ईजिली अमेंडेबल नहीं है, ठीक है जी। इक्वल रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए सभी स्टेट्स का राज्यसभा में। स्टेट गवर्नमेंट जो है अपनी अथॉरिटी को ड्राइव करती है सेंटर से। ऑप्शन देखते हैं 1 2 2 3 1 3 या फिर ऑल ऑफ दी अबव। फिर से स्टेटमेंट्स देख लेते हैं, लेकिन अगर आपको आंसर पता है तो वीडियो करनी है पॉज और कमेंट सेक्शन में लिखना है अपना आंसर।
तो जो पहले स्टेटमेंट है, द कॉन्स्टिट्यूशन इज रिटन एंड नॉट ईजिली अमेंडेबल। देखो कुछ प्रोविजंस हैं जिनको आप इजीली अमेंड कर सकते हो, कुछ हैं जो आपको जिनको इजीली अमेंड नहीं कर सकते हो। तो अभी थोड़ा सा इसको साइड में रखते हैं, होल्ड पे डाल देते हैं, ठीक है, इसको होल्ड पे। जो नेक्स्ट स्टेटमेंट है, इक्वल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑल स्टेट्स इन राज्यसभा। क्या ऐसा पॉसिबल है? हम सबको पता है हम पॉपुलेशन के बेसिस पे रिप्रेजेंटेशन देते हैं, और राज्यसभा में तो और ही दिक्कत होती है इन सब चीज़ों की। तो जो स्टेटमेंट नंबर सेकंड है, अगर इसको हम गलत कर दें तो फाइनली हमारे पास स्टेटमेंट नंबर सी निकल के आता है। और एक मिनट, अच्छा हाँ सॉरी, नॉट था ना, तो नॉट था, मतलब जो स्टेटमेंट नंबर हमारे पास ये है आपकी 2, ये गलत है तो ऑप्शन में सही हो जाएगी। तो अगर 2 सही है तो ए, बी और डी तीनों में से कोई एक होगी। जो थर्ड स्टेटमेंट है, जो स्टेट गवर्नमेंट है वो अपनी पावर को ड्राइव करती है कहाँ से? सेंटर से। तो ये स्टेटमेंट भी है गलत, तो इसलिए ऑप्शन बी जो है सही हो जाएगा। ठीक है जी, अब देखते हैं आगे क्या। जो डिवीज़न ऑफ पावर्स है वो इस्टेब्लिश किया गया था कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा, साथ ही साथ सुप्रीमेसी थी इसमें कॉन्स्टिट्यूशन की कि वो मेंटेन करेगा। कब? वो भी जब क्या होगा, इसमें अमेंडमेंट जो है बहुत ही रिजिड होगा, तभी किया जा सकता है। इसलिए जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो कभी कभी रिजिड भी हो जाता है कुछ प्रोविजंस के लिए, और कभी कभी थोड़ा सा इजी भी हो जाता है। खासकर ये कब रिजिड होता है? जब इसमें आता है कोई प्रोविज़न फेडरल स्ट्रक्चर का, तब ज़्यादा हो जाता है। और स्टेट गवर्नमेंट जो है अपनी अथॉरिटी को कॉन्स्टिट्यूशन से ड्राइव करती है, ना कि सेंटर से। जो स्टेट है उसको रिप्रेजेंटेशन दिया गया है राज्यसभा में, लेकिन वो भी किस पे? पॉपुलेशन के बेसिस पे। ठीक है जी, तो जो मेंबरशिप है वो वेरी कर सकती है 1 से लेके 31 तक, मतलब एक मेंबर भी हो सकता है किसी स्टेट का, या फिर 31 रिप्रेजेंटेटिव्स भी हो सकते हैं। तो लास्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम आज का, और लास्ट क्वेश्चन कहा गया है क्या? इन स्टेटमेंट्स में से बतानी है कौन सी स्टेटमेंट सही है, मतलब कैसे हम इलेक्शन ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल को कंडक्ट करते हैं, कौन से मैनर में, ये बताया गया, ये पूछा गया है मतलब। तो स्टेटमेंट दी है, जो 2/3 इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं, जो इलेक्टेड होते हैं वो इलेक्ट किए जाते हैं बाय मेंबर्स ऑफ लोकल बॉडीज़। ठीक है, स्टेट में जैसे कि म्यूनसिपैलिटीज़ हो गया, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड हो गया, या फिर और भी। नेक्स्ट स्टेटमेंट है, और जो 2/3 होते हैं वो इलेक्ट किए जाते हैं किसके द्वारा? मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली स्टेट के द्वारा। ठीक है जी, और लास्ट स्टेटमेंट कही गई है 1/12 जो है वो इलेक्ट किए जाते हैं ग्रेजुएट्स के द्वारा, जो कि 3 साल के लिए, जो 3 साल का ग्रेजुएशन था उनके लिए, और वो उसी स्टेट में रह रहे हों। इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछी गई है, ध्यान रखिएगा। तो अगर आपको ऑप्शन पता है तो वीडियो करनी है पॉज, और सही आंसर देना है। ऑप्शन ये था आपके सामने, और हम डिस्कस करते हैं सही आंसर, मतलब जो इनकरेक्ट है वो ऑप्शन में सही होगा। इस बार बहुत ध्यान रखिएगा आप, चूँकि कभी कभी मुझसे मिस्टेक्स हो जाती हैं। चलिए, इसका ऑप्शन जो सही है वो है ए, मतलब ऑप्शन नंबर ए 1 और 2 जो है स्टेटमेंट वो गलत है। तो गलत क्यों है ये भी देख लेते हैं। जो 1/3 होते हैं जो इलेक्ट किए जाते हैं वो किसके द्वारा इलेक्ट किए जाते हैं? मेंबर ऑफ लोकल बॉडीज़ के द्वारा, जैसे कि म्यूनसिपैलिटीज़ हो गया, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड है, या इसमें क्या हुआ है, इसमें उल्टा कर दिया गया है। ठीक है, इसमें 2/3 कहा गया है, 2/3 नहीं 1/3 ज़रूरी होता है। और साथ ही साथ 1/3 जो है वो इलेक्ट किए जाएंगे मेंबर्स ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव के द्वारा, स्टेट्स के द्वारा। ठीक है जी, जो कि उस असेंबली में मेंबर नहीं थे, और 1/12 जो है वो ग्रेजुएट्स के द्वारा। तो ये हमने 5 MCQs जो हैं डिस्कस कर लिए हैं। अब मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय बाय।